प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता था, हम जो है गजानन माधव मुक्ति बोध पढ़ रहे हैं और उनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, उसको हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने सोचा जो इन्होंने जो कवि है उनका जीवन परिचय भी दिया रहता है आपके सिलेबस में, तो मैंने ये सोचा कि आज उनका जीवन परिचय आपको करा दिया जाए। तो देखिए बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचय देखते हैं और उन्हीं के द्वारा सहर्ष स्वीकारा कविता लिखी गई है जो आपके सिलेबस में लगाई हुई है 12वीं में। देखिए बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर शिवपुरी जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वतीबाई। वे माता पिता की तीसरी संतान थे। उनसे पहले 2 बच्चे अधिक जीवित नहीं रह सके थे। इस कारण मुक्ति बोध के लालन पालन और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, आगे देखें बच्चों। अब इसके बाद पिता थानेदार रहकर उज्जैन में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए। पूजा पाठ के प्रति, यहाँ देखें, पूजा पाठ के प्रति आस्तिक विचार, निर्भीक, न्यायनिष्ठ और घोर रिश्वत विरोधी के कारण जब रिटायरमेंट हुए तब वे खाली हाथ थे। देखें, मुक्ति बोध, यहाँ देखें, मुक्ति बोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1938 में बीए पास करने के पश्चात आप उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। आपने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया और अर्थ संकट भी भोगा। अर्थ संकट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पैसे की तंगी रही उन्हें। 1954 में एमए करने पर राजनाथ गांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अक्सर, यहाँ देखें, अक्सर उनका तबादला होता रहता था, इसीलिए मुक्ति बोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। सन 1923 में मुक्ति बोध की मिडिल की परीक्षा उज्जैन से दी और फेल हो गए। कवि ने इस असफलता को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने 1943 में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ और 1939 में इन्होंने शांता जी से प्रेम विवाह किया। हालांकि इनके माता पिता को ये बात इनकी पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत लाड़ प्यार से इनको पाला था। देखिए बच्चों, 1942 के आसपास वे वामपंथी विचारधारा की ओर झुके तथा सूलजारपुर में रहते हुए उनकी वामपंथी चेतना मजबूत हुई। मुक्ति बोध का विवाह माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध हुआ था, लेकिन पत्नी के साथ साथ उनकी वैचारिक अनुकूलता नहीं हो पाई। पत्नी मुक्ति बोध के, देखें, कवि व्यक्तित्व की अपेक्षा संपन्नता और सुविधापूर्ण जीवन में अधिक रुचि थी। लाड़ प्यार से पले मुक्ति बोध का शेष जीवन संघर्ष और विपन्नता में कटा। मुक्ति बोध अत्यंत अध्ययनशील थे। आर्थिक संकट भी कभी भी उनकी अध्ययनशीलता में बाधा नहीं बन पाया। राजनाथ गांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी था। यहाँ रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच तथा रूसी उपन्यासों के साथ जासूसी उपन्यासों, वैज्ञानिक उपन्यासों, विभिन्न देशों के इतिहास तथा विज्ञान विषयक साहित्य का गहन अध्ययन किया। आगे देखें बच्चों, इस अध्ययन के फलस्वरूप 1962 में उनकी अंतिम रचना भारत इतिहास और संस्कृति प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशित होते ही तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार उनसे चौकन्नी हो गई। इसके कारण मुक्ति बोध भीतर तक चोट पहुंचाई और उनके हृदय पर ऐसी गहरी चोट पहुंची कि अकस्मात 17 फरवरी 1964 को पक्षाघात ने उन्हें धर दबोचा। लेखन, अपनी कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास विधाओं से साहित्य सृजन किया। कविता देखें बच्चों, कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, इस तरह की उन्होंने कविता, भूरी भूरी खाक धूल और तार सप्तक में ये रचनाएं प्रकाशित। कहानी संग्रह, देखो कहानी संग्रह है काट का सपना है, और उपन्यास देख लो विपात्र, सतह से उठता आदमी, उपन्यास देखो विपात्र, आलोचना, कामायनी, एक पुनर्विचार, विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, आत्म आख्यान, एक साहित्य की
की डायरी, इतिहास देख लें, भारत इतिहास और संस्कृति रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली के जो है ना 7 खंड है, उनको सम्मान बेटे, जो मुक्तिबोध की जो रचनाशीलता और उनमें अभिव्यक्ति भावों से हिंदी साहित्य संसार लगभग अचंभित ही रहा, इसलिए उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, उन्हें पहचानने में विलंब लगा और इसी कारण उन्हें कोई महत्वपूर्ण सम्मान नहीं मिल सका। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे, मतलब सही नई कविता। तो हम पढ़ रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय, ठीक है, और क्लास 12 मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। तार सप्तक जो ये नई कविताएं स्टार्ट हुई थी, उनके जो वो पहले कवि माने जाते थे। मुख्य मनुष्य की अस्मिता है, मनुष्य की अस्मिता, आत्म संघर्ष, प्रखर राजनीतिक चेतना की से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई। साहित्य की सेवा करते हुए 11 सितंबर 1964 को मूर्छा से में ही रात के समय उनका देहांत, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नई दिल्ली में जो है उनका देहांत हो गया। और 1954 में वाराणसी से प्रकाशित हंस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। मुक्तिबोध एक अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक रहे। नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की है। ठीक है बच्चों, नई कविता का जब भी उद्भव हुआ उसमें मुक्तिबोध अपना पहला स्थान रखते हैं, और छायावाद जैसे छायावाद में निराला का पहला स्थान है। 1953 में मुक्तिबोध जी ने साहित्य लेखन शुरू किया। वे मूलतः मराठी संस्कारों वाले कवि थे। उन्होंने वसुधा और नया खून जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं में संपादन सहयोग भी किया। आगे देखें, मार्क्सवाद में जो जिस विचारधारा से बच्चों को प्रभावित थे वो मार्क्सवाद है, और मार्क्सवाद में जो है समाज जो है 2 वर्गों में बटा है, और सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग। देखो बच्चों, सर्वहारा वर्ग कौन है और पूंजीपति वर्ग कौन है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। सर्वहारा जो कि आम व्यक्ति है, और पूंजीपति जो कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, इन्हीं के द्वंद से जो है समाज का जो है विकास होता है, इन्हीं के द्वंद से समाज का विकास होता है। अतः इस विचारधारा से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वामपंथी विचारधारा कार्ल मार्क्स से प्रभावित रहे हैं। आपके सिलेबस में जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्ति बोध की लगी हुई है। ठीक है बच्चों, जिंदगी में तो जो ये देखें इस तरह की पंक्ति है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सर संघर्ष सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी है मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखो बच्चों, इनकी जो सहर्ष स्वीकारा शीर्षक कविता में कवि ने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, कोमल तीखी अनुभूतियां तथा अपने जीवन में घटने वाले सुख तथा दुख से मिलने वाली हर परिस्थितियों को उत्साह, उमंग, खुशी से अपने जीवन में अपनाता है, क्योंकि वह इसके इन सब के साथ अपने प्रिय को जुड़ा पाता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रिय प्रिय का प्रभाव और अपने व्यक्तित्व को भी उसकी देन मानता है। उसके हृदय में बहने वाले भाव जैसे व्यक्तित्व की दृढ़ता है ना, व्यक्तित्व की दृढ़ता, उनके विचारों में नयापन, उत्साह, सब उसकी प्रिया के कारण है। तो बच्चों, इसमें जो है लेखक ने जो कवि ने जो है बताया नहीं है कि वो जो प्रिया है उनकी, वो पत्नी है, माँ है, या उनकी प्रेमिका है, कौन है, उसको उसने छुपा कर रखा हुआ है। तो हम अंदाजे से ये लगा सकते हैं कि उनकी वो प्रिया होगी, प्रेमिका होगी, या उनकी पत्नी है, या उनकी माँ है। इसके बारे में लेखक ने कुछ खास बताया नहीं है, बस उन्होंने ये कविता लिख दी। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, और इसके बाद देखें, यह भीतर की सरिता दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। देखिए बच्चों, इसमें मैंने बताया कि उन्होंने यह जो बात लिखी है कि जिंदगी में जो भी ये बात लिखी है उन्होंने, कि खट्टे मीठे अनुभव, यानी जिंदगी में जो भी कभी अनुभव करता है, जो भी खट्टे मीठे यानी दुख और सुख जो भी उसे जिंदगी में मिलता है,
वह उसे उमंग के साथ, है ना, उमंग के साथ खुशी से अपनाता है। उसने गरीबी को भी गर्वीली बोला है, उसे गर्व होता है अपनी गरीबी पर। और गरीबी के साथ साथ ये गंभीर अनुभव जो जिंदगी में जो उसके अनुभव हैं, गंभीर विचार हैं, वैभव है, उस पर उसे दुख नहीं, हीनता अनुभव नहीं होती, क्योंकि उसे गर्व है कि उसकी प्रिया जो है उसके उसको हमेशा उसका साथ देती है, उसे उस पर अभिमान होता है। ठीक है, दृढ़ता, उसके भीतर जो है एक दृढ़ता है जो उसको भीतर से टूटने नहीं देती, है ना। उसके अंदर सदा जो है प्रेम की जो है नदी बहती रहती है। उसकी प्रिया की याद को वो लेता है तो उसको अपने सारे के सारे दुख को भूल जाता है। इसीलिए पल पल जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा है। यानी कि वो हमेशा जागृत रहता है और निरंतर उसकी याद में रहने से वो अपना सारा के सारा संघर्ष, अपना सारा के सारा गरीबी का दुख, संघर्ष और सब कुछ जो है भूल जाता है। उसके हृदय में बहने वाले भाव, जैसे व्यक्तित्व की दृढ़ता, उसके विचारों में नयापन, उत्साह सब उसकी प्रिया के कारण कारण उसे मिला है। इस इस ये जो आपकी कविता लिखी है, सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता, इसमें जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो हैं कवि के, है ना, कोमल अनुभूतियां, या जीवन में दुख है सुख है, हर परिस्थिति में जो है उसको खुशी के साथ जो है कवि जो है अपनाता है। और उसका कारण क्या है, वो क्योंकि वह इन सबके साथ अपने प्रिय से को जुड़ा हुआ पाता है, वो अपनी प्रिय को इसके साथ जुड़ा हुआ पाता है, वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रिया का प्रभाव मानता है, अपने व्यक्तित्व को भी उसी की देन मानता है। पता है बच्चों, इसी के साथ ये आगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और ये पार्ट थर्ड में जो है आपको मैं आगे कराऊंगी इसी कविता को। और आप तब तक इसको खूब अच्छे से 2-3 बार अच्छे से देखें, वीडियो को खूब अच्छे से पॉज करें। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इस पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सरस्वती दत्त करके चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होगा। और लाइक जरूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, है ना। अपने अपने और बच्चों को, जो भी दोस्त लोग हैं उनको शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगा तभी मैं, और कमेंट्स करें कि क्या चीज की इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसमें फिर सुधार किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ठीक है, और बच्चों कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।